विजय तिलक। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा में और आप देख रहे हैं सुनो यूपी का मॉर्निंग एडिशन। आपके साथ मैं हूं कौशल सिंह। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको खबर बताएं। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिवसीय दौरे पर आज यूपी आएंगे और उनका पहले दिन गोरखपुर और लखनऊ में कार्यक्रम तय है। सबसे पहले जेपी नड्डा गोरखपुर पहुंचेंगे और यहां वो सीएम योगी के साथ गोरखपुर क्षेत्र की बैठक करने वाले हैं और इसमें 27,637 बूथ अध्यक्षों को जीत का गुरु मंत्र देंगे। भाजपा अध्यक्ष के साथ प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह, प्रदेश चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल भी बैठक में शामिल होंगे। कार्यक्रम को लेकर गोरखपुर के चंपा देवी पार्क में करीब 30,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। इस बार के विधानसभा चुनाव में भाजपा का गोरखपुर क्षेत्र की 62 सीटों में से 60 सीटों को जीतने का लक्ष्य है। और गोरखपुर से लौटने के बाद शाम करीब 6 बजे भाजपा अध्यक्ष पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ लखनऊ में मीटिंग करेंगे और इसके बाद रात में कोर कमेटी की एक बैठक भी लेंगे जिसमें दोनों डिप्टी सीएम होंगे, प्रदेश अध्यक्ष होंगे, पार्टी के संगठन महामंत्री और संघ के क्षेत्र प्रचारक भी शामिल होंगे और इसके बाद सीएम आवास पर भाजपा अध्यक्ष रात्रि भोजन भी करेंगे। और अब बात पूर्वांचल फतेह के गोरखपुर प्लान की, क्योंकि जेपी नड्डा के गोरखपुर पहुंचने से पहले सीएम योगी ने डेरा डाल दिया है। भाजपा की नजर गोरखपुर क्षेत्र की 62 सीटों पर है, जहां भाजपा ने 60 का लक्ष्य रखा है। सीएम योगी ने गोरखपुर में डाला डेरा। जेपी नड्डा करेंगे जिला अध्यक्षों से संवाद। जहां एक तरफ राजनीतिक दल चुनावी तैयारियों में लगे हैं, तो वहीं सीएम योगी योजनाओं और विकास को चुनावी मुद्दा बनाकर यूपी फतेह करने की तैयारी में है। और इस बीच गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1400 परिवारों को पीएम आवास की चाबी सौंपकर उनके जिंदगी के सपने को सच कर दिया। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत गोरखपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा निर्मित 1500 लाभार्थियों को आज यहां पर एक आवास उपलब्ध हुआ है। मैं इसके लिए आप सबको मैं हृदय से बधाई देता हूं। मुख्यमंत्री योगी 2 दिन के गोरखपुर दौरे पर पहुंचे हैं, जहां वो विधानसभा चुनाव की तैयारियों को धार देंगे, क्योंकि सोमवार को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा गोरखपुर आ रहे हैं, जो चंपा देवी पार्क में 12 जिलों के 27,637 पूर्व अध्यक्षों के साथ संवाद करेंगे। गौरतलब है कि गोरखपुर क्षेत्र के 62 विधानसभा सीटों की कमान जेपी नड्डा को सौंपी गई है, जिसमें से 60 सीटों पर भाजपा ने जीत का लक्ष्य रखा है। 2017 के विधानसभा चुनाव में गोरखपुर क्षेत्र की 62 में से 43 सीटों पर भाजपा ने परचम लहराया था, लेकिन इस बार भाजपा अपने जीत के मार्जिन को और ज्यादा बढ़ाना चाहती है। अब जेपी नड्डा के दौरे की तैयारी में कोई कमी न रहे, इसी को देखते हुए सीएम योगी ने गोरखपुर में डेरा डाल दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो देखिए, ये पूरी रिपोर्ट आपने देखी और आप समझ पाए होंगे कि बीजेपी इस बार किस तरीके से 60 सीटों को जीतने जा रही है, क्योंकि ये दावा बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है कि ये रणनीति तैयार हो चुकी है कि 60 सीटें वो कैसे जीते। वीरेश जी हमारे साथ ब्यूरो चीफ इस वक्त मौजूद हैं गोरखपुर से। वीरेश जी, क्या तैयारी है, कितने बजे जेपी नड्डा पहुंचेंगे और जो दावा किया जा रहा है कि 60 सीटें इस बार बीजेपी जीतने जा रही है, तो ग्राउंड पर इसको लेकर स्थिति क्या है? देखिए, यहाँ पर राजा आ रहे हैं, राजा में से एक आ रहे हैं। आप पूछे कौन से राजा आ रहे हैं? क्योंकि राजा जैसे तैयारी है। राजा मतलब र से राजनाथ सिंह, अ से अमित शाह और ज से जेपी नड्डा। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने 2022 फतह के लिए राजा की टीम बनाई है। इसे त्रिदेव भी कह सकते हैं। जी हाँ, बूथ सम्मेलन के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 6 क्षेत्र को बांटा है। 2 क्षेत्र
जेपी नड्डा के पास है उसकी पहली बैठक है, यानी गोरखपुर और कानपुर, और पश्चिम और ब्रज अमित शाह के पास है, अवध और काशी क्षेत्र राजनाथ सिंह के पास है। तो इस राजा की पहली बैठक यहां पर है, तो राजा जी आ रहे हैं, इसलिए राजा की ये तैयारी देखिए। 30,000 से ज्यादा कुर्सियां लगी हैं और ये मंच भव्य सजा है। मुख्यमंत्री भी आसीन होंगे, धर्मेंद्र प्रधान, राधा मोहन सिंह भी आसीन होंगे और स्वतंत्र देव जी तो रहेंगे ही क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष हैं। लेकिन तैयारियों का जायजा लेते हुए डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जो यहाँ के अध्यक्ष हैं, क्षेत्रीय अध्यक्ष गोरखपुर क्षेत्र के हैं, वो लगातार सक्रिय हैं क्योंकि इन्हीं की देख रेख में ये भव्य तैयारी जो आप फूलों से साज सज्जा देख रहे हैं, ये मंच सज्जा देख रहे हैं, ये कुर्सियों को देख रहे हैं, तो लगातार डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी एक्टिव हैं इस पूरे मामले को लेकर। और जाहिर सी बात है, जरा इनसे सवाल कर लेते हैं कि भाई जो आप तैयारी किए हैं वो है तो बड़ा शानदार और जोरदार, लेकिन एक मन में सवाल है डॉक्टर साहब, आप कौन से डॉक्टर हैं, पीएचडी वाले के ऑपरेशन वाले? मैं मैथमेटिक्स से, गणित से पीएचडी किया हूँ, शिक्षक होने के नाते। गणितज्ञ हैं वैसे आप? नहीं, गणितज्ञ नहीं, गणित से मेरी पीएचडी है और ये स्टडी ऑफ शॉक वेव प्रॉब्लम जो प्रघाती तरंगों पर पीएचडी है, उत्तर प्रदेश की दूसरी पीएचडी है हमारी। चलिए, आप गणितज्ञ भी हैं, गणित से पीएचडी भी हैं, तो जाहिर सी बात है एक एक संख्या आप मिलाकर यहाँ पर आयोजन के लिए, सफल करने के लिए आप लगे हुए हैं। तो हम आपसे बात भी करेंगे, आपके साथ भी चलेंगे, आयोजन के बारे में पूछेंगे भी, इसके महत्व को भी दिखाएंगे। इन कुर्सियों को देखिए और इन तैयारियों को देखिए, ये पूरे गोरखपुर को सजा दिया गया है पोस्टर बैनर के साथ। देखिए ये जो तैयारी है, ये कितने मंडल के जो आपके अध्यक्ष आ रहे हैं, बूथ लेवल के कार्यकर्ता आ रहे हैं, जो कितनी सीटें यहाँ पड़ती हैं, कैसे पिछली बार आपका रिकॉर्ड रहा, ये सारे जो दर्शक हैं वो जरूर जानना चाहते हैं आपकी आवाज़ से। देखिए, गोरखपुर क्षेत्र में कुल 62 विधानसभा है और इसमें हम लोगों ने 44 भारतीय जनता पार्टी और 2 सहयोगी दलों ने जीता था। हमारे पास गोरखपुर क्षेत्र में 13 लोकसभा है और 286 मंडल हैं। हमारे 27,637 बूथ हैं और निश्चित रूप से आज मैं कह सकता हूं कि किसी भी पार्टी के लिए गौरव का दिन होता है जब उस पार्टी की सबसे निचली इकाई यानी ताकतवर इकाई, बूथ इकाई, उस बूथ इकाई के अध्यक्ष को संबोधित करने के लिए उस पार्टी के मुखिया यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं। तो गोरखपुर के लिए आज एक गौरव का दिन है, जहां से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी बूथ अध्यक्ष सम्मेलन की शुरुआत कर रहे हैं, गोरक्षनाथ नगरी से शुरुआत कर रहे हैं। तो मैं कह सकता हूं कि जो हमारा पिछला रिकॉर्ड है, 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने गोरखपुर क्षेत्र में अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर 46 सीटें जीती थी। 4.5 वर्षों में योगी आदित्यनाथ जी ने जो किया उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के समय जो गुंडा राज था, जो जमीनों पर कब्जे होते थे, अपराध था, अपहरण उद्योग था, 4.5 वर्षों में योगी आदित्यनाथ जी ने कानून का राज स्थापित किया उत्तर प्रदेश के अंदर। अच्छा, ये बताइए कि पिछली बार कितनी सीटें आप जीते थे और इस बार का लक्ष्य क्या है गोरखपुर क्षेत्र में? देखिए, पिछली बार हम 62 में से 44 बीजेपी और 2 सहयोगी दलों को मिलाकर के 46 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। इस बार मेरे पास नरेंद्र भाई मोदी जी का जो चमत्कारिक नेतृत्व है, जो दुनिया में भारत का मस्तक, बार भी मतलब नरेंद्र जी, मोदी जी के ही भरोसे आप लोग? मैं दूसरे साल सत्ता चलाने के बाद भी मोदी जी, दोनों बातें मैं वीरेश जी, मैं दोनों बातें कह रहा हूँ। इस बार जहां 2017 के चुनाव में मेरे पास केवल नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने जो काम, आज इस समय नरेंद्र भाई मोदी जी का नेतृत्व और योगी आदित्यनाथ जी के 4.5 वर्षों का जो काम है, जो ऐतिहासिक काम उत्तर प्रदेश में किया, एक नया उत्तर प्रदेश बनाने का काम किया है, यानी डबल इंजन की दोनों सरकारों ने जो काम किया, उस आधार पर मैं कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर क्षेत्र में। इंजन की बात आपने की धर्मेंद्र जी, विपक्ष कह रहा है, अखिलेश यादव और विपक्ष कह रहा है कि डबल इंजन की सरकार तो खाली धुआं फेंकती है। ऐसा नहीं है, ये दृष्टि दोष है देखने का। दृष्टि दोष? ये जो लोग देख रहे हैं उनकी दृष्टि दोष है। चश्मा नहीं लगाते हैं अखिलेश? अब जैसा हो, कई बार चश्मा नहीं लगाने पर भी दृष्टि दोष होता है, तो देखने का दोष है। मैं कह सकता हूं कि दोनों सरकारों ने जो हमारा काम उत्तर प्रदेश में जो काम किया है, और निचले लेवल तक, चाहे वो कानून का राज स्थापित करने का हो या किसी भी क्षेत्र में सड़क, बिजली, पानी, किसी भी क्षेत्र में, या 4.5 लाख जो नौकरियां नौजवानों को दी गई हैं, पहले तो सूची बन करके आ जाती थी और 5-6। एक सवाल दर्शकों के मन में भी, मेरे मन में भी है, ये भाजपा के जो नेता होते हैं, इतना धारा प्रवाह कहाँ ट्रेनिंग लेते हैं आप लोग बोलने का? जो भी है सच है या जो भी है, मैं आगे वाला नहीं बोलूँगा। सच में मैं कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बहुत ही संवेदना के साथ काम करता है, और कोरोना की वैश्विक महामारी में मैंने देखा
कि जिस प्रकार से लोग कार्यकर्ताओं ने अपने जान को हथेली में रख करके सेवा के कार्य किए और अनवरत, मेरी सरकार है केंद्र में और प्रदेश में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक दिन भी विश्राम नहीं करता है, वो अनवरत काम कर रहा था। और इसलिए विकास की हमारी क्या क्या योजनाएं हैं उनको ग्राउंड लेवल पर ले जाने के लिए सरकार के साथ सब मिल करके काम करने के लिए। अच्छा, ओम प्रकाश राजभर जब से सपा के साथ गए हैं, पता चल रहा है कि जेपी नड्डा जी बलराम राजभर जी के यहाँ भोजन करेंगे। मेन्यू में है चावल दाल, जो यहाँ कहते हैं भात दाल, भात दाल सब्जी रोटी तरकारी, हाँ ये तो रहेगा ही, साथ ही खीर भी है, गुड़ की खीर बनी हुई है, और उसके बाद यहाँ रसियाव बहुत फेमस है, वो भी बना हुआ है। मतलब नड्डा जी हिमाचल के हैं, क्या क्या खिलाएंगे आप? देखिए हमारी पार्टी में, इसीलिए पार्टी भी डिफरेंस है। हमारे पार्टी का कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष इससे बड़ा कोई दायित्व नहीं है, और वो आ रहे हैं तो निश्चित रूप से हर पार्टी का नेता जाता है तो जिस इकाई पर जहाँ कार्यक्रम में जाता है वहाँ अपने बूथ अध्यक्ष के साथ अगर समय है तो निश्चित रूप से वहाँ जलपान या भोजन पर जरूर जाता है। तो राजभर जी के यहाँ क्यों? और ये इत्तेफाक है कि हम जब बनटांगिया में संवाद करने के लिए वहाँ जा रहे हैं तो उस बूथ का अध्यक्ष बलराम राजभर है, और इसलिए हम बूथ अध्यक्ष के यहाँ अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ले जा रहे हैं। मानिए या न मानिए, भारतीय जनता पार्टी 365 दिन और 24 घंटे राजनीति करती है भाई साहब। इसीलिए ये विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और मुकाबला बड़ा मुश्किल हो गया है। ये खाना भी खाते हैं ना तो उसके भी दूरगामी परिणाम होते हैं। मतलब ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी से गठबंधन कर लिया, राजभर वोट के लिए विश्वविद्यालय का नामकरण हो गया और तमाम बातें हो गई। निश्चित रूप से राजभर सुहेलदेव महाराज के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारी चीज़ें की हैं और आगे भी करेंगे, जैसा कि वादा भी है। और निश्चित रूप से उनकी बड़ी प्रतिमा हो या उनका जो तमाम और चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी ये जो बलराम राजभर जी के यहाँ जाने का ये भाई मन में उत्सुकता है। पत्रकार हैं तो सवाल जरूर उठेगा कि आखिर ये कौन सा एंगल है, ये कौन सा मतलब मामला है। नहीं, अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी सिद्धार्थनगर के दौरे पर आए थे तो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष स्वतंत्र देव जी भी एक बूथ पर गए थे और वो पिंटू चौधरी के बूथ पर गए थे। कौन बिरादरी थे? वो कुर्मी बिरादरी थे। अच्छा, लेकिन वो हमारे आजमगढ़ में जब गए एक बूथ के अध्यक्ष वहाँ चौहान के यहाँ गए। ऐसे कहीं भी जो उस बूथ का जो अध्यक्ष है कि हम सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के आधार पर काम। डी जी के यहाँ भी खा लिया? हाँ बिल्कुल बिल्कुल जाते हैं, सबके वहाँ जाते हैं। ये हमारी पार्टी से कोई बिना भेदभाव के सभी वर्गों को, समाज के सभी वर्गों को लेकर हम चलते हैं, और इसीलिए बहुत बड़ी संख्या में ऐसे भी लोग हैं जो राष्ट्रवाद के मुद्दे पर देश के लिए और विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ते हैं। बाबू साहब और बहुत पंडित जी लोग थाली सजा के रखे हैं, लेकिन भाजपा वाले लोग खा नहीं रहे वहाँ। नहीं जाते हैं सब समाज के सभी वर्गों में, कोई भेदभाव, बिना भेदभाव के। जहाँ पर अगर कोई बूथ का अध्यक्ष है वो किसी भी जाति वर्ग का हो सकता है, किसी भी मजहब का हो सकता है, उसके वहाँ भी हमारी पार्टी के नेता जाते हैं। एक बात तो सही है, और आपने बहुत वाजिब सवाल पूछा, आपने बहुत वाजिब सवाल पूछा कि ब्राह्मण तो इंतजार कर रहे हैं कि वहां पर जेपी नड्डा जाए, उनके साथ भोजन करें, लेकिन ये चुनाव है और चुनाव के समय में मजबूरियां होती हैं, जातिगत समीकरण होते हैं, तमाम चीजों को देखना है। और उसी कड़ी में आज जेपी नड्डा जब पहुंचेंगे तो राजभर समाज के साथ वो खाना भी खाएंगे। वीरेश, आप लगातार इस पर ताजा अपडेट हमें देते रहिएगा। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं तीनों कृषि कानून वापसी के ऐलान के बाद आज लखनऊ में संयुक्त किसान मोर्चा महापंचायत करेगी और इसके लिए दिल्ली पंजाब के किसानों के साथ ही यूपी के किसानों का आह्वान भी किया गया है। लखनऊ में होने वाली महापंचायत के जरिए किसान कई मुद्दों की मांग करेंगे, साथ ही इस महापंचायत के जरिए आंदोलन को आगे भी जारी रखने की रणनीति पर चर्चा होगी। अभी तक माना जा रहा था कि कृषि कानूनों की वापसी के बाद किसान आंदोलन खत्म हो जाएगा, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा और भारतीय किसान मोर्चा जिस तरह का रुख बनाए हुए हैं उससे अभी सरकार की मुश्किलें हल होती नहीं दिखाई दे रही हैं। किसान गन्ना बकाया भुगतान, एमएसपी समेत कई मांगों पर अभी भी आंदोलन जारी रखना चाहते हैं। तो लखनऊ में किसानों की महापंचायत है आज और भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत इसमें शामिल होंगे। किसान आंदोलन को लेकर महापंचायत में रणनीति बनाई जाएगी। विशाल महापंचायत इको गार्डन बंगला बाजार में सुबह 11 बजे से यह महापंचायत है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे रुख कर लेते हैं लखनऊ का
विवेक त्रिपाठी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुबह से लगातार वो हर एक अपडेट पहुंचा रहे हैं। विवेक, 11 बजे किसानों की यह महापंचायत है, राकेश टिकैत इसमें शामिल होंगे। फिलहाल किस तरह की कार्यक्रम की भूमिका आप देख पा रहे हैं, क्या तैयारियां हैं, और राकेश टिकैत और तमाम जो किसान नेता इसमें शामिल होंगे, क्या वो लखनऊ में पहुंच चुके हैं? बिल्कुल कौशल, देखिए यहाँ पर भीड़ जुटना शुरू हो गई है। इको गार्डन में कार्यक्रम है और 10 बजे से शुरू होने की बात है कि 10 बजे यहाँ जो भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता हैं राकेश टिकैत, वो यहाँ पर हिस्सा लेंगे। पहले ये बताया गया था कि चौधरी नरेश टिकैत जो अध्यक्ष है वो भी आ सकते हैं, लेकिन अभी पुष्टि हो गई है कि वो यहाँ नहीं आएंगे, राकेश टिकैत आएंगे। हम आपको नजारा दिखाते हैं कि मंच सज चुका है यहाँ पर, और देखिए कितनी भीड़ यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों के किसान हैं वो यहाँ पर है, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से किसान आए हुए हैं। इसके अलावा दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ के किसान यहाँ पर मौजूद हैं। और आज जो यहाँ पर सबसे मुख्य बात है, मुख्य चर्चा है, वो इस बात की है कि 26 नवंबर को संसद कूच करना था ट्रैक्टर लेके सभी किसानों को, लेकिन इसी बीच प्रधानमंत्री ने अपना किसान बिल वापस लेने का फैसला ले लिया। अब आगे क्या रणनीति होगी, क्या आंदोलन इसी तरह से जारी रहेगा या फिर 26 नवंबर को किसान ट्रैक्टर लेकर संसद भवन जाएंगे? आज इस किसान महासम्मेलन में, महापंचायत में ये इस पर निर्णय होगा। यहाँ पर अभी सभी लोग जो प्रदेश पदाधिकारी हैं, इसके अलावा राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, भारतीय किसान यूनियन के नेता हैं, और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के जो विभिन्न संगठनों के जो किसान संगठन हैं उनके जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर आएंगे और ये चर्चा करेंगे कि आगे का निर्णय क्या होगा। चूंकि बुधवार को केंद्र सरकार की बैठक होनी है, कैबिनेट बैठक होनी है, उसमें यह तय होगा कि जो बिल आएगा वो बिल किस तरह से वापस होगा, उसको बिल वापसी के लिए अध्यादेश जारी होगा। अगर ये अध्यादेश जारी हो जाता है तो उसके बाद फिर आगे क्या निर्णय होगा, क्योंकि सभी चाहते हैं कि लिखा पढ़ी में चीजें आ जाएं, और लिखा पढ़ी में चीजें आने के बाद ही किसान घर वापसी करेगा। और जब तक ये अध्यादेश जारी नहीं होता है तब तक किसान घर वापसी नहीं करने को तैयार है। यहाँ पर जो भीड़ इकट्ठा है वो इसलिए इकट्ठा है कि आज किसी मुद्दे पर सहमति बन जाए, और यहाँ से चूंकि किसान भी यहाँ पर चाहते हैं जल्दी से जल्दी घर वापस जाना चाहते हैं। और आज अगर ये फैसला हो जाता है कि 26 नवंबर को आंदोलन जारी रहेगा या आज वापसी होगी घर की, यहाँ पर ये फैसला होना है। आपको सबसे प्रमुख जो 6 मांगे हैं, जो 6 एक खुला पत्र जारी किया था किसानों ने, उसमें 6 प्रमुख मांगे हैं, जिसमें से आंदोलन के दौरान जो जान गंवाई है 700 किसानों ने, उनके परिवारों को मुआवजा, उनका पुनर्वास और एक किसान शहीद स्मारक बनाने की मांग है। इसके अलावा जो MSP है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, उसको लागू करने का, उसका गारंटी कानून बनाने की बात है। इसके अलावा जो NCR और उससे जुड़े तमाम जनपद हैं, तमाम प्रदेश हैं, वहां पर जो एयर क्वालिटी मैनेजमेंट है उसको लेकर भी किसानों को सजा का प्रावधान है, वो भी मांग की गई है कि ये जो अधिनियम है वो वापस लिया जाए। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश और तमाम राज्यों में किसानों के खिलाफ जो मुकदमे दर्ज हैं वो मुकदमे वापस लिए जाएं। और लखीमपुर वापसी को लेकर ये समझा जा रहा था कि किसान अब वापस लौट जाएंगे, घर वापसी होगी, लेकिन फिलहाल ऐसा नजर नहीं आ रहा। और आज किसानों की महापंचायत लखनऊ में है, उसमें देखने वाली बात होगी क्या कुछ रणनीति बनाते हैं। आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया विवेक, आपका ये अहम जानकारी हमसे साझा करके। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं सुनो यूपी का मॉर्निंग एडिशन। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। समाजवादी पार्टी के लिए आज का दिन किसी उत्सव से कम नहीं है, क्योंकि आज के दिन सपा संस्थापक मुलायम सिंह का जन्मदिन होता है और इस बार उनका जन्मदिन कई मायनों में खास है। माना जा रहा है कि 2016 में बिखरा सपा परिवार फिर से एक हो सकता है। अगले साल यूपी विधानसभा चुनाव होने, ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि 2022 चुनाव को पूरा सपा परिवार एक साथ एक मंच पर खड़ा होकर लड़ेगा। इसके लिए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और अलग होने के बाद प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बना चुके शिवपाल यादव के बीच की दूरी कम होना जरूरी है। और दोनों दलों और नेताओं के बीच दूरी कम करने की कई कोशिशें भी हो चुकी हैं, लेकिन अभी दोनों एक नहीं हुए हैं। और क्या आज सेफई में माहौल रहने वाला है, चलिए जानते हैं। सेफई से इस वक्त नितिन उपाध्याय मेरे सहयोगी मौजूद हैं। नितिन, क्योंकि आज मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन है, तो जरा तैयारियां दिखाइए, किस तरीके की वहां पर तैयारी है, क्या कार्यक्रम रहने वाला है सपा परिवार की तरफ से? देखिए जया, बिल्कुल देखिए, मास्टर चंदीराम स्पोर्ट्स स्टेडियम में मैं मौजूद हूं और यहाँ एक आज
दंगल का आयोजन होना है। मुलायम सिंह यादव के जन्मदिवस पर हर साल दंगल का आयोजन होता रहा है, लेकिन कोविड काल में ये आयोजन नहीं रहा। लेकिन आप देख सकते हैं कि एक भव्य मंच तैयार किया गया है जिसमें मुलायम सिंह यादव के बड़े बड़े फोटो लगाए गए हैं और उसमें साथ में शिवपाल सिंह यादव और उनके जो पुत्र हैं, जो राष्ट्रीय महासचिव हैं प्रसपा के, उनका यहाँ फोटो है। इसके साथ ही आप देख सकते हैं एक खूबसूरत तरीके से इस मास्टर चंदगीराम स्टेडियम को यहाँ डेकोरेट किया गया है। आप देख सकते हैं कि जो हॉकी का जो कहा जाए मैदान है, वहाँ किस तरह से यहाँ जो पूरी तरह से यहाँ कुश्ती का आयोजन होगा, दंगल का आयोजन होगा, तो इसके लिए तैयारियां हैं वो अंतिम दौर में चल रही हैं। देखिए, ये तो कहा जाए एक तरह से हर साल इस तरह के कार्यक्रम रहता है। मुलायम सिंह यादव इस साल उनका 83वां जन्मदिन है, लेकिन सबसे ज़्यादा इस बार जो कहा जाए उनके जन्मदिवस पर जो लोगों की नज़रें हैं, पूरे देश की निगाहें हैं, क्या समाजवादी कुनबा आज एक होगा, क्या चाचा भतीजे की जो लड़ाई है, जो रार चल रही है पिछले 2016 के आखिरी से, क्या उसमें कोई एका होगा, क्या वो लोग एकजुट होंगे, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। अखिलेश यादव से लगातार पूछा जाता रहा है कि शिवपाल सिंह यादव आपसे अप्रोच कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? तो उन्होंने हमेशा ये कहा है कि हम चाचा को सम्मान देंगे, उनको लोगों को एडजस्ट किया जाएगा। मैंने कई बार ये सवाल किया है कि आप शिवपाल सिंह यादव आपकी ओर देख रहे हैं। शिवपाल सिंह यादव ने कई दफ़ा वो इमोशनल भी हो गए, कई दफ़ा उन्होंने ये भी कहा है कि हम तो 5 गाँव मांग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं शिवपाल सिंह यादव कई दफ़ा अपने भतीजों को सम्मान करते हुए नजर आते रहे हैं, कई दफ़ा वो उनकी नाराज़गी भी रही है क्योंकि प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं मिला है। और ऐसे में आज एक तरफ लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय पर मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन दिवस बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। लगातार अपने अखिलेश यादव चुनावी समर में कूद पड़े हैं, वहीं दूसरी तरफ शिवपाल सिंह यादव भी हो गई है, भी लगातार आवाज आ रही है। और आज देखना ये होगा कि सपा परिवार क्या एक होता है, एक मंच पर हर कोई दिखाई देता है क्या। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।